अरे नैना, ये तेरा वाला ही सागर है ना? तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? वही तो, ये चमत्कार देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ भाभी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। अरे तुम दोनों अपनी ननद के साथ बाद में फुसफुसाना, पहले उसे यहाँ लेकर आओ। ये देखिए मनोरमा जी, ये रही मेरी बिटिया रानी नैना। जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। जी चाय नाश्ता लीजिए ना। हाँ बेटा, पहले तुम बैठ तो जाओ। फिर मनोरमा नैना के साथ ढेर सारी बातें करती हैं। अरे नैना जी, एक कप चाय और मिलेगी क्या? दरअसल ये चाय बहुत ही अच्छी बनी है, इसीलिए। जी जरूर, और आपका बहुत शुक्रिया। अरे उससे अच्छा तो तुम दोनों साथ में बाहर जाकर आंगन में बैठो और चाय पीते पीते एक दूसरे से बात भी कर लो। क्यों मनोरमा जी, सही कहा ना मैंने? और नहीं तो क्या, अगर एक दूसरे के साथ समय बिताओगे तभी तो एक दूसरे को जान पाओगे। लेकिन नैना जी, आपको इससे कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर नैना और सागर दोनों आंगन में चले जाते हैं। एतराज के बच्चे, क्या एक्टिंग करते हो? सबके सामने मुझे नैना जी बोल रहे थे। हाँ तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम सच में पागल हो सागर। अब मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? माँ ने ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें ही कैसे ढूंढा? दरअसल हुआ यूं कि हम दोनों के अलग होने के बाद मेरे परिवार वाले भी तुम्हारे परिवार वालों की तरह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। और खुशकिस्मती से तुम्हारी माँ ने जिन पंडित जी को रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था, उन्हीं पंडित जी से मेरी माँ ने भी कहा था। और फिर क्या, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर मेरे घर भेज दी और फिर हम लोग यहाँ पर चले आए। बाप रे, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर पर लड़के वाले बनकर आए हो। हाँ नैना, ये सब तो बस मैंने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हकीकत में हमारे साथ भी किस्मत ने क्या खेल खेला है। देखो, कायनात भी हमें मिलाना चाहती है और इसीलिए हम दोनों अलग होकर भी फिर से एक बार साथ में आ ही गए, वो भी इस तरह से। हाँ सागर, सही कहा तुमने, हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। सागर और नैना का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर उनके जाने के बाद, अरे क्या माँ आप भी, पहले तो आपने बड़ा कहा था कि जात अलग है तो शादी नहीं हो पाएगी, और अब आपने ही मेरे लिए दूसरी जात वाला लड़का ढूंढ लिया और उसके साथ मेरा रिश्ता फिक्स भी करवा दिया। हाँ तो, अरे ये वाला सागर और उसका पूरा खानदान बहुत अच्छा है। माना की जात अलग है, लेकिन वो लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे तुझे, और इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। पंडित जी ही लेकर आए थे ये रिश्ता, तो कुछ सोच समझ कर ही लाए होंगे ना। और हमने भी अपनी तरफ से पूरी जांच की है, वो लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो अच्छा ही होगा, और तेरे उस सागर से अच्छा तो यही वाला सागर अच्छा है, और तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए। लेकिन एक तू है जो यहाँ आकर तू मुझे सुनाई जा रही है एहसान फरामोश की। अरे नहीं माँ, मैं आपको नहीं सुना रही, और वैसे भी जो भी हुआ वो सब मैं भूल गई हूँ। आप मेरी माँ हो, तो आप जो भी बोलोगी मैं वही करूंगी। आप तो हमेशा मेरा अच्छा ही चाहोगी ना। और सच कहूँ तो मुझे मेरे वाले सागर से ज्यादा यही वाला सागर अच्छा लगा। बातों से ही समझ आ रहा था कि ये लड़का कितना समझदार और केयरिंग है। ये हुई ना बात। अब हमें सगाई की तैयारी शुरू करनी होगी। 15 दिनों के बाद तेरी सगाई होगी, फिर उसके 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। आखिरकार हमारी ननद की शादी होने ही वाली है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी नैना। अरे भाभी, अब रुलाओगे क्या मुझे? मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी। अरे बस बस, ये सब रोना धोना बाद में होता ही रहेगा। अब बहुत तैयारियां करनी है, चलो काम पे लगो। फिर बाद में मैं तो एकदम हैरान ही हो गई। मैंने सागर की फोटो पहले ही देखी थी और उसे हकीकत में हमारे घर आए देखकर मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
सच में नैना, लगता है तुम दोनों की जोड़ी रब ने ही बनाई है, इसलिए जुदा होकर भी तुम दोनों फिर एक हो गए और अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हो। हाँ भाभी, और आप दोनों का फिर से धन्यवाद। आप दोनों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरी लाइफ में आए हुए आप दोनों को 2 साल हो गए, लेकिन आज तक आप दोनों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हर मुश्किल में खड़े रहे, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। अरे बस बस, अब रुलाओगे क्या हमें? और हाँ, सागर ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये राज हम तीनों में ही रहेगा। क्या कहा? राज? आखिर यहाँ पर कौन से राज की बात हो रही है? तेज को अचानक से सामने देखकर वो तीनों घबरा जाती हैं। वो दरअसल, अरे तेज भाई, अब लेडीज की बातें लेडीज तक ही रहने दो ना। हमारी बातें जानकर आप क्या करोगे? हाँ भैया, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, वो जो भी हो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था कि तभी मैंने तुम्हारी थोड़ी बातें सुन ली, बस इसीलिए पूछ लिया। तो चलो, अब मैं निकलता हूँ, फिर वापस तुम तीनों मिलकर घंटों तक अपनी पर्सनल बातें जारी रखना। फिर तेज वहां से चला जाता है। बाल बाल बच गए भाभी। बेला, तुम ना थोड़ा अपना वॉल्यूम कम करके बोला करो, नहीं तो अभी कांड हो जाता। अरे अब मुझे क्या पता था कि तेज अचानक से यहाँ पर आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं बाबा, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। इट्स ओके अंजलि भाभी, ये सब तो होते ही रहता है। फिर सगाई की तैयारियां शुरू की जाती हैं। चलो नैना, तुम्हारे सगाई की ड्रेस की खरीदारी तो मेरे ही अनुसार होगी। अब तुम तो जानती ही हो, सभी लोग मेरे पहनावे की कितनी तारीफ करते हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे होते हुए अपनी शादी के पहनावे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट, हो, ये सगाई है, ना कि कोई पार्टी जो तुमसे राय ली जाए। बेला, तुम तुम्हारा ये मॉडर्न फैशन अपने पास ही रखो। और नैना, तुम्हारे सगाई की खरीदारी तो मैं ही करूंगी। देखो, मोहल्ले में और बाकी की जगह पर सभी लोग मेरे पहनावे की कितनी तारीफ करते हैं, क्योंकि मेरा पहनावा साधारण ही सही पर सुंदर और जचने जैसा होता है, ना कि इस बेला के जैसा उबड़ खाबड़ सा। चुप करो अंजलि, तुम अपना गवार फैशन अपने पास ही रखो। बेचारी मेरी खूबसूरत ननद को अपने घटिया पहनावे का शिकार मत बनने दो। और नैना, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वही पहनो तुम, इसकी बातों में मत आओ। अरे ये तो अभी तक 90 में ही फंसी हुई है, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, लेकिन इसे तो बस बहन जी ही बनकर घूमना है। हाउ डे यू बेला, तुमने मुझे बहन जी कहा? ज्यादा चिल्लाओ मत। और क्या गलत कहा मैंने? बहन जी ही तो हो तुम। अरे अरे बस बस, अब आप दोनों झगड़ना बंद करो। अरे तुम्हें क्या लगता है 4 लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम खुद को हीरोइन समझने लगी हो? अरे तुम्हारे इस ओल्ड फैशन कपड़ों की तारीफ तो बस आंटियां ही करती हैं। कभी किसी जवान से अपनी तारीफ सुनी है क्या तुमने? और आंटियां तो करेगी ही ना, क्योंकि वो ठहरी पुराने जमाने की। जरा अपने पहनावे को बदल दो। हम अभी 2025 में जी रहे हैं, ना कि 90 के शतक में। इडियट कही की। तुम्हारी तो, रुको अभी देखती हूं मैं। तभी वहां पर सुषमा आती है। अरे बस भी करो, इतनी मुश्किल से आग लगी थी मुझे, लेकिन तुम दोनों के कारण मेरी सारी नींद खराब हो गई। जब देखो तो बस चिल्लम चिल्ली ही लगी रहती है। देखिए ना माँ जी, बेला मेरे फैशन का मजाक उड़ा रही है। हाँ तो तुम भी मेरे फैशन के तारीफों के पुल नहीं बांध रही। पहले इसी ने मेरे फैशन की बुराई की, इसीलिए मैंने भी इसके लिए बुरा बोला। और मेरे पास फालतू का समय बिल्कुल नहीं है जो मैं तुमसे ऐसे बहस करती बैठूं, समझी कि नहीं? हाँ तो मेरे पास भी नहीं है जो मैं तुम्हारे मुंह लगूं। अरे अब चुप हो जाओ, या फिर मैं दोनों के मुंह पर सेलो टेप लगा दूंगी। और नीना बेटा, तू सगाई की खरीदारी के लिए बेला के साथ जा। लेकिन माँ जी। देख अंजलि,
मैं ये नहीं कह रही कि तेरी फैशन अच्छी नहीं है, लेकिन सगाई जैसे फंक्शन में थोड़े मॉडर्न स्टाइल वाले ही कपड़े अच्छे लगते हैं। हमें समय के साथ बदलना ही चाहिए। अरे आजकल की सगाइयां पहले जैसी नहीं रही। बहुत मजा आता है आजकल। अरे आजकल तो सगाई किसी पार्टी की तरह मनाई जाती है। इसलिए नैना को बेला के साथ ही जाने दो। और बेला बहू, नैना के लिए कोई मॉडर्न सा ही गाउन खरीदी करना। ठीक है माँ जी, मैं इसके लिए एकदम टिप टॉप गाउन खरीदूंगी। आप बेफिक्र रहिए। फिर नैना बेला के साथ बुटीक चली जाती है। ये देखो नैना, ये कैसा रहेगा? इसका डिजाइन और इसका रंग तुम पर बहुत जचेगा नैना। लेकिन बेला भाभी, ये रंग तो थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। मैंने इससे पहले ऐसा रंग कभी नहीं पहना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलर मेरे स्किन कलर पर अच्छा नहीं लगेगा। पर ऐसा किसने कहा तुझे? जरा खुद को आईने में देख। इस रंग में तो तुम्हारी सुंदरता और भी निखर कर आती है। सच में नैना, तुम यही वाला ले लो। ठीक है भाभी, लेकिन भाभी एक बार मैं ये वाला भी ट्राई करके देखती हूँ। मुझे इससे अच्छा ये वाला लग रहा है। अरे नहीं नैना, ये वाला ट्राई मत करो तुम। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, यही वाला ले लो तुम। अरे इसमें तुम एकदम ऐश्वर्या राय जैसी लगोगी। देखना तुम। और सागर तो तुम्हें इस ड्रेस में देखकर फ्लैट ही हो जाएगा। क्या भाभी आप भी? अच्छा ठीक है, मैं एक बार सागर को वीडियो कॉल कर लेती हूँ। उसकी भी राय लेनी जरूरी है ना। अरे नहीं नहीं, उसे वीडियो कॉल क्यों करना है? एक बार मैंने कह दिया ना। तो मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? और तुम इसमें कह डाली हो ना। ठीक है फिर, कोई बात नहीं। चल अब जल्दी से ये ट्राई करके देख। अगर साइज कम ज्यादा हो गया तो अब भी बनवाने देते हैं उसे। सगाई में बस 2 हफ्ते ही बचे हैं, तो टेलर कहीं लेट वेट ना कर दे। ठीक है भाभी, मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ। फिर नैना चेंजिंग रूम में जाकर वो ड्रेस पहनकर देखती है, लेकिन वो उसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये ड्रेस मुझ पर सूट तो हो रहा है ना जाने क्यों इसे पहनकर मुझे वो वाव वाली फीलिंग आ ही नहीं रही। एक बार फोटो क्लिक करके सागर को सेंड कर देती हूँ। नहीं तो जाने दो, बेला भाभी के पहनावे की सब कितनी तारीफ करते हैं। और अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ चुना है तो वो ड्रेस मुझ पर अच्छा ही लगेगा। वैसे भी मेरा फैशन सेंस थोड़ा कच्चा ही है। मैं ज्यादा कुछ सोचे बिना नैना बेला पर विश्वास रखकर वो गाउन खरीद लेती है। और फिर घर जाने के बाद वो गाउन सभी को पसंद आता है, सिवाय अंजलि के। ये क्या ही नैना, ये तुम क्या उठा कर लाई हो? अरे ये भी कोई कपड़े होते हैं क्या? और ऐसे कपड़े सगाई में कौन पहनता है भला? और ये रंग कैसा है? ये रंग तो तुम पर बिल्कुल नहीं जचेगा। देखो, तुम मुझे मुंहफट कह सकती हो या फिर बुरी भी बोल सकती हो, लेकिन जो है सो है। मैं तुम्हारे मुंह पर कह रही हूँ। अरे बस करो अंजलि, जब किसी चीज के बारे में कोई जानकारी ना हो तो अपनी फालतू की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। नैना एक मॉडर्न लड़की है और उसकी मॉडर्न सगाई के लिए मैंने मॉडर्न कपड़े ही खरीदे हैं। सो जस्ट शट अप। यू शट अप। अरे तुम दोनों भी शट अप हो जाओ। जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लगती हो। और बेला बहू, तूने जो चुना है एकदम सही चुना है। और वैसे भी मेरी नैना है ही इतनी सुंदर कि ये जो भी ड्रेस पहनेगी वो इस पर और निखर कर आता है। थैंक यू माँ जी। लेकिन बाद में जब सागर वो फोटो देखता है तभी वो नैना को तुरंत कॉल करता है। क्या? और नहीं तो क्या नैना, अरे सगाई के कपड़े तो हमारी ही तरफ से आने वाले हैं ना। सॉरी सागर, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम्हारे यहाँ पर सगाई के कपड़े लड़के वाले ही देते हैं। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं बेला भाभी के साथ शॉपिंग करने जाती ही नहीं। अरे शॉपिंग की तो की, लेकिन कम से कम एक बार मुझे वीडियो कॉल तो कर लेती। देखो नैना, मैंने सगाई के लिए जो कपड़े खरीदे हैं उनके साथ तुम्हारे ये कपड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे।
अरे हम दोनों के कलर्स मैच ही नहीं करेंगे। और वैसे भी ये कलर तुम पर इतना सूट भी नहीं कर रहा। लेकिन बेला भाभी ने तो कहा था मुझे कि ये कलर मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने आंख बंद करके उनकी बातों पर यकीन कर लिया और ये ड्रेस फाइनल करके खरीद भी लिया। अरे हद होती है नैना, अब मैं क्या ही कहूँ। देखो सागर, जैसे मुझे फैशन की इतनी सेंस नहीं है, वैसे ही तुम्हें भी तो नहीं है ना। हो सकता है कि आजकल के ट्रेंड के अनुसार ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग जाए। फैशन के बारे में बेला भाभी को हमसे ज्यादा पता है, लेकिन जब मेरे घर वालों को ये बात पता चलेगी कि तुमने पहले से ही ड्रेस खरीद लिया है, तब वो लोग क्या सोचेंगे। एक काम करो, तुम अपनी बेला भाभी का ही नाम जपती बैठो। मैं फोन रख रहा हूँ। सच में नैना, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। लेकिन सागर, मेरी बात तो सुनो सागर। सागर कॉल कट कर देता है और ये देखकर नैना भी काफी चिंतित हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिथिला और चंदन घर पर पहुंचते हैं और तभी अच्छा हुआ जो आ गए आप दोनों। अब अपने लाडले बेटे के कारनामे देखिए। पिछले आधे घंटे से बाहर खड़ी हूँ, लेकिन उसने तो अभी तक दरवाजा भी नहीं खोला। तू रुक जा बहू, मैं देखती हूँ। गर्भ बेटा, ए गर्भ बेटा, दरवाजा खोल दे। बेटा, दरवाजा खोल बेटा। तभी गर्भ तुरंत दरवाजा खोल देता है। वाह देवर जी वाह, अरे कितनी देर से मैं घंटी बजा रही थी और आपको आवाज भी लगा रही थी, तो आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला। और जब माजी आ गई तो बराबर से दरवाजा खोल दिया। देखिए माजी पापा जी, मेरा शक सही था। पड़ोसन ने कहा था कि लड़की गई है घर के अंदर। अब देखो, बानी ही थी वो लड़की। ये आप क्या कह रही हो भाभी? हम दोनों तो कब से घर पर ही है और साथ मिलकर एक मूवी देख रहे हैं। और अगर आपने कोई घंटी बजाई होती तो हमें आवाज तो सुनाई देती ना। हाँ भाभी, अगर हमें आवाज आ जाती तो हम दरवाजा जरूर खोल देते, लेकिन हमें तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। चुप रहो तुम दोनों और झूठ बोलना बंद करो। जरूर अंदर बैठकर रोमांस चल रहा होगा इन दोनों का, इसलिए मेरी आवाज सुनकर भी इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नहीं भाभी, अब आप मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस बात का फायदा उठा और जो मन में आए वो बोलती जाओ। गर्ग बिल्कुल सही कह रहा है भाभी, हम वैसे लोग बिल्कुल नहीं हैं जैसा आप हमें समझ रही हो। और आइंदा से प्लीज ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे हमारे रिश्ते पर सवाल उठे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाभी कि ये आप ही की चाल है, मुझे और बानी को माँ और पापा की नजरों में बुरा साबित करने के लिए। क्योंकि आपसे किसी की खुशी कभी बर्दाश्त हो सकती है क्या भला? क्या? चलो बस, अब बहुत हुआ, इस बात को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन पापा जी। अनुष्का, मैंने कहा ना एक बार। अनुष्का अब चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे माँ जी, आपने देवर जी और उस बानी को डांटा क्यों नहीं? वो दोनों मुझे कितना बोल रहे थे। मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है। वाकई में वो दोनों अंदर थे और घंटी की आवाज सुनकर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन दोनों की बातों में मत आना माँ जी, और खास करके उस बानी की बातों में। बस कर अनुष्का, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और वो इतना घटिया इंसान है ही नहीं, और ना ही उसकी दोस्त है। इसीलिए तू अपनी घटिया बातों से मुझे भड़काना बंद कर दे और जरा अपने बचे हुए कामों पर ध्यान दे। इतना कहकर मिथिला वहां से चली जाती है और अनुष्का को मिथिला पर बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि इस बुढ़िया की हड्डी पसली एक करके इसे पंखे से उल्टा लटका दूं। नालायक कहेगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ बानी का घर के घर आना जाना बढ़ने ही लगता है। फिर एक दिन अचानक से
चंदन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हे भगवान, ना जाने किसकी नजर लग गई है। चंदन जी ठीक तो हो जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जी, अब आपकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपके साथ ही यहीं पर रुक जाती हूँ। लेकिन बहू, तू अगर यहाँ पर रुक गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? रजत को तो दुकान पर जाना होता है रोज, और चंदन जी के लिए खाना तो घर से ही लाना होगा ना। उन सब की चिंता आप मत कीजिए आंटी जी, मैं हूं ना। और अनुष्का भाभी, आप माँ जी के साथ ही रुकिए, कोई बात नहीं। मैं रुकती हूँ घर पर। मेरी जॉब को वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी और टाइम टू टाइम नाश्ता और खाना पीना सब लेकर आऊंगी। लेकिन बानी बेटा, तुझे इतनी दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? अनुष्का है ना। ओफो माँ जी, अब जब बानी इतना बोल रही है तो करने दीजिए ना उसे। और अगर मैं घर पर रुक गई तो आपका यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा? हाँ आंटी, भाभी सही कह रही है। इस तरह से अगले 2 से 3 दिनों तक बानी गर्भ के घर पर ही रुकती है और भरपूर काम करती है। फिर ठीक होने के बाद जब चंदन को ये सब पता चलता है तभी, धन्यवाद बानी बेटा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। अरे अंकल, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात है? आप भी तो मेरे पिता समान हो। लेकिन अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। बानी की हर कोई तारीफ करता है और ये देखकर अनुष्का को जलन होती है। फिर ऐसे ही एक रोज, वाह बानी बेटा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सच में आंटी? थैंक यू। वेलकम बेटा। हाँ, इसमें ऐसा क्या है माँ जी? अरे ऐसे ड्रेस तो कल ही देखे थे मैंने चोर बाजार में। वहां पर तो ये 50 रुपए में मिल रहे थे, और ये जरूर वही का ही माल पहना है इसने। क्या अभी भाभी, सच में कुछ भी बोलती हो। चोर बाजार में इस ड्रेस की फर्स्ट कॉपी बेच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये ड्रेस पूरे 2000 रुपए का है और एकदम ब्रांडेड है ये। क्या? इतना महंगा? हाँ भाभी, अब मैं थोड़ी ना आपकी तरह घर पर बैठी हुई हूँ। मैं एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ, तो अपने लिए इतना खर्चा तो कर ही सकती हूँ ना। और मुझे तो महंगे कपड़े ही पसंद आते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं। वरना सस्ते कपड़े तो 1-2 बार की धुलाई में ही खराब हो जाते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा बानी बेटा, ऐसी ही रहो, बहुत बढ़िया है। जी आंटी। बानी के इस जवाब को सुनकर अनुष्का की तो बोलती ही बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन अनुष्का मिथिला की अलमारी से कुछ पैसे ले लेती है। मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। घर वाले या रजत तो मुझे कोई पैसे भी नहीं देते, इसीलिए अब मुझे चुपके से ही लेने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि ये वही पैसे हैं जो मोहल्ले की औरतों ने माँ जी को दिए हैं, क्योंकि वो सब ट्रिप पर जो जा रहे हैं। लेकिन ये पैसे गायब होने पर सभी माँ जी पर बहुत चिल्लाएंगे। जाने दो, उस बुढ़िया के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर अगले दिन जब मिथिला को पता चलते ही कि पैसे गायब हो गए हैं, तब वो बहुत घबरा जाती है और वो ये बात मोहल्ले की औरतों को बता देती है। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या मिथिला? ऐसे कैसे गायब हो गए सारे पैसे? अरे हम सब औरतों ने तुझ पर भरोसा कर कर तुझे पैसे दिए थे, और मुझे तो ऐसे लगता है कि तू झूठ बोल रही है। जरूर तूने ही हमारे पैसे खाए हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, तू चोरनी है मिथिला। ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं। सच में पैसे गायब हो चुके हैं। मैंने तो घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। अरे क्या माँ जी, आप भी इतनी बड़ी होकर भी आप इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? अगर आपको जिम्मेदारी निभाने नहीं आती तो उसे लेती ही क्यों हो? तभी उनकी ये सारी बातें बानी सुन लेती है। अरे भाभी,
आप आंटी को ये सब क्यों बोल रही हो? अरे आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आंटी कितनी समझदार और ईमानदार है, और फिर भी आप आंटी की साइड से बोलने की जगह दूसरों की साइड से बोल रही हो। ओ बानी महारानी, तुम हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगी भाभी, क्योंकि मैं अपनी आंटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मिथिला आंटी जिम्मेदार है, इसीलिए आप लोगों ने इनके पास ट्रिप के पैसे दिए थे, और अब जब पैसे अचानक से गायब हो गए हैं तो इसमें मिथिला आंटी की क्या गलती है? उनकी जगह पर आप भी तो हो सकती थी ना। ए लड़की, हमें सुनाने वाली तू कौन होती है? ज्यादा सयानी मत बन। और नहीं तो क्या, मिथिला ने गलती की है तो उसे तो गालियां खानी ही पड़ेगी। छी, अरे लानत है आप जैसे लोगों पर। आप सबको पैसे ही चाहिए ना। बताइए, कितने पैसे दिए थे आप लोगों ने? हम 5 औरतें हैं और सबने 1,000 रुपए दिए हैं, तो सब मिलाकर 5,000 रुपए हुए। ठीक है, ये लीजिए आप लोगों के पैसे और चलते बनिए यहाँ से। ये सब क्या है बानी बेटा? कोई बात नहीं आंटी, आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी अपनी हूँ। वो तो है बेटा, लेकिन तुझे इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? मैं दे देती ना उन्हें। ये तो तेरी मेहनत के पैसे हैं और इन्हें देकर तूने सही नहीं किया बेटा। ऐसा नहीं है आंटी, मैंने बिल्कुल सही किया है। वो लोग आपको सुनाए जा रहे थे और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। बानी का प्यार देखकर मिथिला भावुक हो जाती है। फिर बाद में, देखा तूने अनुष्का, तू तो मेरी बहू होकर भी मेरी बुराई कर रही थी, लेकिन बानी ने ना सिर्फ मेरी साइड लेकर उन औरतों को चुप किया, बल्कि अपना दिल बड़ा रखकर उसने वो सारे पैसे भी दे दिए। बस बस माँ जी, आप नहीं जानती वो बानी किस खेत की मूली है। अरे ये लड़कियां ऐसी ही होती है, जबान से तो मीठी होती है लेकिन मन की एकदम कड़वी। और वक्त के साथ साथ आपको ये बात तो समझ आ ही जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, बानी जैसी तो कोई नहीं है। अनुष्का मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन, बानी मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर वालों को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हाँ गर्व, तुम सही कह रहे हो। अब उनसे ये बात छुपाना सही नहीं होगा, और खास करके तुम्हारे घर वालों से। फिर बानी और गर्व अपने अपने घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देते हैं। और तभी माँ पापा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे प्यार ही तो किया है, थोड़ी ना कोई चोरी की है। तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे हम पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों बस अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि अच्छे प्रेमी हो। क्या? हाँ, और हम दोनों को तुम्हारे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। उल्टा हम दोनों तो दुनिया के सबसे भाग्यवान सास ससुर होंगे जिन्हें बानी जैसी बहू मिलेगी। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप और अंकल मान गए हो। हाँ बानी, मुझे भी, वरना तो मैं सोच ही रहा था कि कहीं पापा गुस्सा होकर मेरी चप्पल से कुटाई ना कर दे। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं तब करता जब बानी कोई गलत हरकत करती, लेकिन तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं और तुम दोनों का प्यार भी काफी पवित्र और संस्कारों वाला है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हो, इतना समझ कर लेते हो, एक दूसरे के परिवार को अपना ही परिवार मानते हो, और साथ में रहने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देखो बच्चों, हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बानी बेटा, तुम्हारे घर वालों का क्या कहना है? हाँ आंटी, हाँ ही है। माँ और पापा आपको मिलने आने ही वाले हैं। अरे वाह, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब देखकर अनुष्का अब घबरा जाती है और फिर बाद में
वो चंदन और मिथिला के पास आकर कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हो? अरे देवर जी और बानी तो दूर ही रहे, लेकिन उनसे ज्यादा तो आप दोनों ही शादी के लिए उछल रहे थे। अभी तक तो देवर जी कमाते भी नहीं हैं, और ऐसे में आप उनकी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जिंदा है, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बहू, हम घर के बड़े हैं और हम जो भी करेंगे सही ही करेंगे, और तुझे हमें कोई सलाह मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अनुष्का गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, वो बानी एक नंबर की चालाक और साहसी लड़की है, और उसके आने से मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा। ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पानी को अपनी देवरानी बनने ही नहीं दूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विराट के चले जाने के बाद आरोही समर के पास जाती है। समर बेटा, तुम्हारे पापा क्या कह रहे थे तुमसे? कुछ नहीं मम्मा, वो मेरे साथ बस खेल रहे थे और बता रहे थे कि दादी और दादू मुझे बहुत याद करते हैं। सच कहूँ मम्मा, तो मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। क्या हम फिर से वहां पर नहीं जा सकते? नहीं समर, ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हमारा उन लोगों से कोई नाता नहीं है। वो लोग बस अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन मम्मा, देखो समर, अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी, और तुम अपने पापा से फिर से नहीं मिलोगे। मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया है। चलो अब अपना होमवर्क करो। बेचारा समर कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में आरोही का बॉस उसे सबके सामने खूब सुनाता है। आरोही, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अरे तुम्हारे उस गलत प्रेजेंटेशन के कारण क्लाइंट्स बुरा मान गए हैं, और उन्होंने हमारे साथ डील पक्की ही नहीं की। माफ कीजिए सर, मैंने तो बस एक गलती ही की थी, लेकिन बाकी का पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सही था। मैं सच कह रही हूँ सर। अरे चुप रहो, पहला मौका ही आखिरी मौका होता है। अगर पहली बार में ही तुम किसी के साथ इस तरह से पेश आओगी तो सामने वाला और तुमसे क्या उम्मीद रखेगा? देखो आरोही, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। काम पर ठीक से ध्यान दो और अपनी निजी जिंदगी और काम दोनों को अलग अलग ही रखो, वरना ये तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ठीक है सर, मैं समझ गई। आरोही को बहुत बुरा लगता है। फिर घर आकर वो अपना कमरा बिखरा हुआ देखती है। ये सब क्या है समर? खिलौने कहीं पर तो किताबें कहीं पर, पूरे कमरे को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है तुमने। माफ कीजिए मम्मा, लेकिन अभी अभी मेरे दोस्त गए हैं ना, इसीलिए इतना गंदा पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। और मम्मा, आपने मेरे लिए क्राफ्ट किट लाई क्या, जो मैंने आपको लाने के लिए कही थी? नहीं लाई बेटा। क्या मम्मा, अब मैं क्या करूँगा? मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना है कल। अरे इंसान हूं मैं, कोई मशीन नहीं। मेरा इंतजार करने से बेहतर यही होता कि तुम जाकर नानू के साथ लेकर आते उसे, और मैं क्या क्या संभालूं। बस सर दर्द देने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? नालायक कहीं के, अब दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा समर इस पर भी कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सुनीता आती है। क्या हुआ है बेटा, क्यों उस बेचारे पर चिल्ला रही है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं माँ, चॉकलेट दो क्या उसे? अरे घर आते ही ये बिखरा हुआ कमरा देखने को मिला, ऊपर से महाशय ने अभी तक क्राफ्ट किट भी नहीं लाया है। आखिर मैं बाहर का काम संभालूं या घर का काम संभालूं? पक चुकी हूं मैं ये सब कर करके। देख बेटा, वो एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चे अगर सामान नहीं बिखरेंगे तो क्या बड़े बिखरेंगे क्या? और हमारा समर बाकी के बच्चों से काफी अच्छा है,
उसके अभी अभी दोस्त गए हैं, वरना अभी तक तो उसने कमरा साफ भी कर दिया होता। और रही बात क्राफ्ट किट की, तो तूने ही उसे कहा था कि वो किट तू उसे ला कर देगी, और अब तू ये बोल रही है कि वो नानू के साथ चला जाता। देखिए माँ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हुआ है और इस पर आप समर की सफाई देकर और खराब मत कीजिए। पहले ही बॉस ने आज मुझे बहुत लेक्चर दिया है और अब घर में आप शुरू मत हो जाओ। अरे हर किसी को काम का तनाव रहता है। तू कोई दूसरे ग्रह पर जाकर काम नहीं करती, इसीलिए ये काम की बातें तुम मुझसे कर ही मत। और अपने काम का गुस्सा इस तरह बच्चे पर निकालना सही नहीं है। आज किया है, लेकिन दोबारा मत करना। सुनीता की बातें सुनकर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक रोज आरोही अपने दोस्त अरविंद के साथ घूमकर देर रात घर लौटती है। बाय अरविंद, मिलते हैं कल ऑफिस में। गुड नाइट। हाँ आरोही, बाय, गुड नाइट। उन दोनों को साथ में उनकी पड़ोसन उमा देख लेती है। हे भगवान, ये आरोही तो शादीशुदा है और फिर भी एक गैर मर्द के साथ ये सब कर रही है। नहीं नहीं, ये बात तो मुझे कल सुबह तक सुनीता बहन को बतानी ही होगी। फिर उमा अगली सुबह सुनीता को सारी बातें बताती है। क्या? हाँ सुनीता बहन, अब आप ही बताइए। आपकी बेटी कुंवारी थोड़ी ना है, वो एक सुहागन है, एक बच्चे की माँ भी है, और ऐसे में देर रात तक किसी गैर मर्द के साथ आना, ये सब शोभा नहीं देता। मैंने देखा इसलिए सीधा आपको बताने आई हूँ। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और पड़ोसी होता ना, तो वो पहले पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटती और उसके बाद वो आपको बताती। हाँ उमा बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। ओए धन्यवाद, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बेटी को जरूर समझाऊंगी। फिर सुनीता और जगजीत दोनों गुस्सा होकर आरोही को खूब सुनाते हैं। अरे मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी आदमी के साथ घूम फिर नहीं सकती। वो लड़का मेरा कलीग है माँ, और हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आरोही बेटा, हम तुझे ये नहीं पूछ रहे कि तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन पति होने के बाद भी तू बाकी आदमियों के साथ ऐसे घूमती रहेगी तो कैसे चलेगा बेटा? लोग तो नाम रखेंगे ही ना। और सोच, अगर समर ने तुझे देख लिया होता तब क्या होता? क्या जवाब देती तू अपने बेटे को? दोस्ती सबके साथ कर, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों की नजर में आ जाए। अरे बस करो आप दोनों, जब देखो तब भाषण देते रहते हो। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है और मेरा मन अच्छे से जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। दुनिया गई तेल लेने, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है तेरी? हाँ, हम लोग एक समाज में रहते हैं और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार नहीं चलता बेटा। आरोही अपनी माँ की एक नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। और देखना सुनीता, एक दिन इसकी यही जिद इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर एक दिन जब आरोही ऑफिस से घर आती है, तभी समर अपने कमरे में होता ही नहीं। फिर वो नेहा के पास जाती है। अरे नेहा, समर कहाँ चला गया? वो नंदोई जी आए थे, आज हसमुख काका का जन्मदिन है ना, इसीलिए वो समर को लेकर गए हैं। क्या? विराट की ये हिम्मत! मैंने उसे इतना कहा, लेकिन उसके बाद भी वो समर को उस घर में लेकर गया है, वो भी पापा जी के जन्मदिन के लिए। नहीं, तुमने ये हरकत करके बहुत गलत किया है विराट। आरोही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और फौरन अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर समर अपने दादू के साथ उनके जन्मदिन का केक काट रहा होता है। ये लीजिए दादू, आ कीजिए। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट केक है। आपके पोते की ही पसंद है पापा। शुक्रिया मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बंद करो ये तमाशा। आरोही, तुम यहाँ पर? विराट,
मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना, और उसके बाद भी तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। शायद तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है आरोही। मैंने जाते जाते तुमसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे बेटे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और आज उसके दादाजी का जन्मदिन है और इसीलिए वो आज यहीं पर रहेगा। अरे चुप रहो। और समर, चलो मेरे साथ, चलो। अरे नहीं बहू, आज के दिन तो रहने दे इसे यहाँ पर। प्लीज आज के दिन ऐसा कुछ भी मत कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ। पापा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है ये सब करने वाली? समर पर जितना हक इसका है उतना ही हक मेरा भी है। बहू, मान जाना। अरे कब तक ये गुस्सा रहेगी? और इन सब का समर पर कितना बुरा असर हो रहा है ये भी तो देख। इस नन्ही सी उम्र में उसे अपने माता पिता के झगड़े देखने पड़ रहे हैं। अरे आपको ये सारे झगड़े तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन झगड़ों का क्या जो आप मेरे साथ किया करती थी? देख बहू, उस वक्त तू गलत थी, इसीलिए हमने तेरे साथ झगड़े किए, और झगड़ों के बाद हमेशा हम ही तेरे पास आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में इतनी मेल नहीं है जितनी कि तेरे मन में है। हाँ, है मेरे मन में मेल। और देखिए, मुझे आप लोगों से बात करना तो क्या, आप लोगों की शक्ल देखना भी मंजूर नहीं है। इतना कहकर आरोही समर को लेकर जाती है। आरोही, रुक जाओ आरोही। समर को ऐसे जाते देखकर हसमुख भी बेचारा भावुक हो जाता है। वही जब ये सारी बातें आरोही के मायके वालों को पता चलती है, तभी नहीं दीदी, आपने ये सब सही नहीं किया है। अरे अगर आपको उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना है तो आप मत रखिए, लेकिन इस सब में आप समर को क्यों पिसवा रही हो? हाँ दीदी, आप चाहे कुछ भी कहो, नंदोई जी समर के पिता हैं और उनका समर पर पूरा अधिकार है। वो समर को भी तो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताने की इच्छा होती होगी ना, अपने पिता के साथ भी घूमने की इच्छा होती होगी, खेलने की इच्छा होती होगी। इसीलिए आप समर को उन लोगों से दूर मत कीजिए। माँ, अरे आप दोनों बेटा बहू से कह दो कि ये दोनों मुझे ना सिखाए। मैं उनसे उम्र और हैसियत दोनों में बड़ी हूँ, तो अपनी हद में रहकर बात करें। अरे क्या गलत कह रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। झगड़ा तेरा हुआ है, समर का नहीं। अरे तू जो हरकतें कर रही है ना, ये सब देखकर कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि समर खुद तुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला जाए। इसीलिए समय रहते ही अपनी गलतियां सुधार दे बेटा। सबके समझाने के बावजूद भी आरोही किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी करती है। और इन सारे झगड़ों के बाद जब सुनीता आरोही के ससुराल वालों से बात करने के लिए उनके घर पहुंचती है, तब उनकी सारी बातचीत सुन लेती है। अरे कैसी लड़की है ये, सारी गलती उसी की थी। उसी की हरकतों के कारण झगड़ा हुआ था उस दिन, और उसने खुद ने ही घर छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, ना तो वो जल्दी उठती थी, ना ही समर पर ठीक से ध्यान रखती थी। घर का सारा काम तो मैं ही करती थी, और इसके बाद भी बदतमीजी तो इतनी कि पूछो मत। और ऊपर से नौकरी का घमंड, और बस अपना ही स्वार्थ देखती थी। उस रात भी उसी की गलती थी। उसे पहले से पता था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी करके आई, और वो भी एकदम नशे में धुत होकर। और जब हमने उसे डांटा तो अगले दिन खुद ही चली गई घर छोड़कर। उनकी यह सारी बातें सुनकर सुनीता घर के अंदर आती है। अरे ये सब आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब इसी कारण से आरोही ने घर छोड़ा था? अरे माँ जी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, अब मुझे सच सच बता, क्या वो यही कारण था? हाँ माँ जी, यही है वो वजह। और माफ कीजिए, मैंने ये बात आपको कभी नहीं बताई, क्योंकि ये सब सही नहीं था। अपनी बीवी की इज्जत का मान रखते हुए मैंने ये बात इस घर की 4 दीवारों में ही रखी थी। अच्छा हुआ जो आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। आरोही ने बहुत गलत किया है,
लेकिन अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर सुनीता सीधे अपने घर चली जाती है और वो आरोही को खूब सुनाने लगती है। क्या? इसका मतलब उन तीनों ने आपके अच्छे से कान भरे हैं। अरे आपको क्या लगता है कि मैं कभी शराब पी सकती हूँ? हाँ, मैंने एक बार गलती से पी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं एक शराबी हूँ और बार बार पीती हूँ। अरे बेशरम लड़की, सिर्फ उतनी ही वजह नहीं है, तेरी और भी अनगिनत गलतियां हैं जिस कारण तेरे ससुराल वालों ने उस दिन अपने सब्र का बांध तोड़ दिया था और खूब सुनाया तुझे। और सुनाते भी क्यों नहीं? आखिर कितने दिनों तक वो तेरे नखरे सहते? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतनी निर्लज्ज निकलेगी। छी! अरे तू एक माँ है, बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है। जरा ये तो सोच, इन सब का तेरे बेटे पर क्या असर होगा। और मुझे तो उन लोगों में कोई खोट नजर नहीं आती, क्योंकि जो उसने उनके साथ किया है वही ये हमारे साथ भी करती है। खुद को कितनी महान समझती है और किसी के बारे में सोचती भी नहीं, यहाँ तक कि अपने खुद के बेटे समर के भी बारे में नहीं सोचती। देख बेटा, अगर तू चाहती है कि सब तेरे साथ अच्छे से पेश आए तो पहले तो खुद अच्छी बन जा, फिर दूसरों से उम्मीद रख। बेवकूफ कहीं की। ठीक है, अगर आप सबको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं रहूंगी। अरे वो लोग तो पराए थे, लेकिन आप लोग मेरे अपने होकर भी मुझे नहीं समझ पा रहे, और आज आप लोगों ने भी मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अब बस, अब और तकलीफ मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। अब से मैं और मेरा बेटा अकेले रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आरोही का ये फैसला सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।